हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे ब्राह्म समाज। तो ब्राह्म समाज से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से कि पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्म समाज जाति का था। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, जो ब्राह्म जाति का था। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो विदिशा को अपना राजधानी बनाया। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वघोष यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। और मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना की। कंड वंश का अंतिम राजा कौन था, तो सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी सुशर्मा की हत्या करने के बाद इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने सातवाहन ये आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिले में पड़ता है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन है, तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक थे। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक थे। सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलुमाभी तथा यज्ञश्री सातकर्णी थी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय थे। हाल ही में गाथा सप्तशक तथा गुणदय ने बृहत् कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ये सातवाहन वंश के शासकों ने किया। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहन की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि थी, ब्राह्मी थी। ये याद रखना, पूछाता है कि सातवाहनों की भाषा कैसी थी, तो प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन का समाज मात्र सत्तात्मक था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछा जाए कि सातवाहन का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट है कि सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज्य आगे है कि भारत के यवन राज्य को पढ़ेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। इसमें पहला है हिंद यूनानी
शक पहले कुषाण सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोडस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोडस सेकंड यूथिडेमस डेमेट्रियस मिनेंडर यूक्रेटाइड्स एंड आल्किडस तथा हर्मिक्स हैं। नेक्स्ट है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने की। डेमेट्रियस इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। आगे पढ़ेंगे शक। तो सभी पूरा एक तरफ से लूसेंट है, जो कि लूसेंट का रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो इसके आगे शक। तो शक में क्या है कि यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन आए? तो शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तानी, दूसरा शाखा पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा कहाँ है? तो मथुरा, और चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रमुख रूप से स्थापित किया गया। और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। अगर पूछा जाए कि शक कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे, याद रखना। और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये जो है किसके लिए आए? भारत आए। तो चारागाह की खोज के लिए भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। उज्जैन के राजा ने किसको पराजित किया? तो शकों को पराजित किया।
पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय की उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी सांख भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रमुख स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारतीय शाखा में चांदी के सिक्के जारी किए गए। और भारतीय संख्या में किसके सिक्के जारी किए गए? तो चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। याद रखना, रुद्रदामन प्रथम था। इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा था एग्जाम में। अगला है कि जिसका शासन कब तक था? तो 130 से 150 ईसा पूर्व गुजरात के सबसे बड़े भाग पर था। इसने गुजरात के काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित हैं। भारत में शक राजा अपने को छत्रपति कहते थे। शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो छत्रपति कहते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कुषाण। तो इसके आगे पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। तो कुषाण देख लेते हैं कि पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची योम तोखरी भी कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो कि ये यूची योम तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। याद रखना, मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासक ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो कुषाण शासकों ने कौन सी संख्याएं जारी की? तो याद रखना, स्वर्ण मुद्राएं इंपॉर्टेंट है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो याद रखना, स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था।
जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक ने किसकी रचना की? तो चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाली शासकों ने सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नोट में लिख लीजिए कि यहाँ पर रेशम बनाने की तकनीक का अतिरिक्त सबसे पहले चीन में हुआ। सबसे पहले इसका आविष्कार, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो याद रखना चीन में हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व 240 से 280 ईस्वी तक है। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखना हरिसेन। इसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक? तो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादना करते दिखाया जाने से लगाया गया है। तो समुद्रगुप्त कैसा था? तो संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान किससे लगाया गया? तो उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 300 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। 415 से 454 ईस्वी में कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखना, कुमार गुप्त ने की। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। क्या थी? तो भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? तो उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? तो पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट योम भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो ग्राम कहते थे। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट कहा जाता है। ग्राम समूह की ये छोटी इकाई है, उसे क्या कहते हैं? पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों क्रियाकलापों का उल्लेख किया। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार से भूमि थी। नंबर 1 क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। नंबर 2 वस्तु वास करने योग्य भूमि। नंबर 3 चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। नंबर 4 है खिल्ल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। नंबर 5 है अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। कैसी? ये जंगली प्रकार की भूमि होती थी। सिंचाई के लिए रहट। क्या? तो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों का दीनार कहा गया है। कास्यथों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जात के रूप में कास्यथों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। बिंदु जंगल में सवर जात के लोग अपने
देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण 510 ईसा के भानुगुप्त के यरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं और गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। जो वृद्ध वेश्याओं को क्या कहते थे, तो कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। इनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। 16-17 जो गुफा है ये गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरासन राजकुमारी का क्या चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन होते हैं? ये मंदिर हैं विष्णु मंदिर जो कि स्थान है तिगवा जबलपुर, और शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में यह है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। और शिव मंदिर याद रखना कि खोह नागौद मध्य प्रदेश में ये भी है। आगे है कि भीतर गांव मंदिर, तो भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईटो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके आगे देखते हैं कि अजंता की गुफाएं अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त सिकंद के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे। चंद्रगुप्त सिकंद दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त सिकंद के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृति को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मित्र भेद, नंबर 2 मित्र लाभ, नंबर 3 संधि विग्रह, नंबर 4 लब्ध प्रणाश, नंबर 5 अपरिछाकारित्व। क्या है? तो ये अपरिछाकारित्व नंबर 5 है। आगे है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सिकंद के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान हैं। कौन कौन? तो आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त।
पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कालियायन एवं बृहस्पति कृत स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला जन्म गुप्त काल में ही शुरू हुई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके आगे पढ़ेंगे पुष्यभूम वंश वर्धन। तो इसके आगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।